देखिए, स्टार्ट करना है आज गॉस पर में, ठीक ना। लॉन्ग क्वेश्चन विद्युत क्षेत्र में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं मिला होता है आपका। आपका गॉस का प्रमेय दे सकता है, गॉस का प्रमेय का अनुप्रयोग देगा। दो तीन इसका अनुप्रयोग है, ठीक। गॉस का प्रयोग, गॉस का प्रमेय समझ में तभी आएगा जब आपको दो चीज क्लियर होना चाहिए। सबसे पहला तो विद्युत फ्लक्स, और एक होता है क्षेत्रफल सदिश। दो पॉइंट क्लियर होगा तो ज्यादा समझ में आएगा, दोनों पॉइंट क्लियर नहीं होगा तो समझाना बहुत मुश्किल है, ठीक ना। सबसे पहले यहाँ समझना पड़ेगा आपको क्षेत्रफल सदिश, और उसके साथ में पढ़ना पड़ेगा फिर आपको विद्युत फ्लक्स। नॉर्मली बात करते हैं क्षेत्रफल का, तो 11th में पढ़े थे हम लोग कि क्षेत्रफल एक अदिश राशि है, पढ़े थे। क्षेत्रफल कैसा राशि है? अदिश राशि है। और यहाँ पे देख रहे होंगे आप, लिखे भी हम क्षेत्रफल सदिश राशि है। तो ये विद्युत क्षेत्र के लिए जब हम लोग क्षेत्रफल को देखते हैं तो यहाँ पे क्षेत्रफल सदिश पढ़ा जाता है। कोई भी समतल या कोई भी समतल क्षेत्र को जब विद्युत क्षेत्र के बीच में रखा जाएगा, कोई भी समतल क्षेत्र को जब विद्युत क्षेत्र के बीच में रखा जाएगा तो वह क्षेत्र आपका कैसा कहलाएगा? क्षेत्रफल सदिश कहलाएगा। वह क्षेत्र कैसा कहलाएगा आपका? क्षेत्रफल सदिश कहलाएगा, ठीक। अब उसके बाद जैसे हम लोग ये जानते हैं कि क्षेत्रफल को बताया अभी सर आप सदिश राशि है, तो सदिश में दो चीज होता है, परिमाण और दिशा। सदिश में क्या होता है? परिमाण तथा दिशा। परिमाण तो पता है हमारे, इसका दिशा किधर की कैसा होगा इसको समझना पड़ेगा। ये में परिमाण, दिशा इसका फिक्स होता है। जब भी दिशा की बात होगी तो याद रखिए, कोई भी समतल से लंबवत दिशा में उसका दिशा होगा क्षेत्रफल का। इसका दिशा किधर? लंबवत दिशा में। याद रखना है, कोई भी समतल या कोई भी समतल जो क्षेत्र है उसका क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल तो सदिश राशि बोले किसके लिए? जब इसको विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तब उसका दिशा कैसा होगा? लंबवत दिशा में। परिमाण और दिशा दोनों पता चला, परिमाण और दिशा पता चला ना। तो क्षेत्र जैसे एरिया को सूचित करते हैं ए से, किसको सूचित करते हैं? ए से। तब वेक्टर लगाएंगे तो वेक्टर ए हो जाएगा, वेक्टर लगाएंगे तो वेक्टर ए हो जाएगा ना। तो इसको अगर हम लिखना चाहेंगे तो ए इंटू एन कैप लिख सकते हैं। 11th क्लास में वेक्टर में पढ़ना था। क्षेत्रफल को या कोई भी सदिश राशि को सूचित करने के लिए इकाई सदिश का प्रयोग करते थे। सदिश राशि को दिशा बताने के लिए किसका प्रयोग करते थे? इकाई सदिश का। तो यहाँ भी एन कैप लगा दिए, एन कैप किसको बताएगा? इकाई सदिश को, ठीक। तो क्षेत्रफल सदिश तो क्लियर हो जाएगा। बाकी वहां पे भी बताया गया होगा आपको, ए कैप का फॉर्मूला पढ़े थे ना। ए कैप का फॉर्मूला पढ़ेंगे, वेक्टर ए अपॉन मोड वेक्टर ए, इकाई सदिश का फॉर्मूला था, ठीक। दूसरा चीज हम लोग देखेंगे यहाँ पे फिर विद्युत फ्लक्स को। यहाँ पे ये चीज याद रखना है कि क्षेत्रफल सदिश में क्षेत्रफल के लंबवत दिशा में उसका दिशा होता है क्षेत्रफल का। पढ़ना है आपको विद्युत फ्लक्स। ये दो चीज क्लियर हो जाएगा तो गॉस का प्रमेय फिर आपका आसानी से समझ में आ जाएगा। सबसे आप देखना है कि विद्युत फ्लक्स किसको कहते हैं, ठीक। इसका डिफिनीशन के अकॉर्डिंग ना समझते पहले समझेंगे इसे बेसिक को। उसके पहले विद्युत क्षेत्र रेखा पढ़े थे ना। विद्युत क्षेत्र रेखा पढ़े थे तो वहां पे उसी के साथ कंटेंट रिलेटेड है आपका विद्युत फ्लक्स। बताए भी थे, कोई भी समतल सतह से, कोई भी सतह से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जितना नंबर ऑफ विद्युत क्षेत्र रेखा पास करेगा उसको हम लोग विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक। किसी भी सतह से गुजरने वाली विद्युत रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। नॉर्मल परिभाषा, नॉर्मल परिभाषा की बात करते हैं तो हम क्या बोले? किसी भी सतह से गुजरने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं ना। इसमें लोग क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं, ठीक। अब ये चीज डिपेंड करता है, आखिर वहां पे पढ़े भी थे तो यहाँ पे ये चीज याद रखना कि विद्युत फ्लक्स को सूचित किया जाता है फाई ई से। किसको सूचित किया जाता है? फाई ई से। दो डायग्राम बनाते हैं और डायग्राम देख करके आप हमको बताइएगा। जैसे एक डायग्राम ये बना रहे हैं, ठीक। हम बोलेंगे आपसे इसमें विद्युत क्षेत्र या इसका विद्युत फ्लक्स कितना है, आप लोग बता दीजिए। इसका विद्युत फ्लक्स सर कितना है?
4 है। ठीक, अब फिर से हम इधर देखते हैं, एक डायग्राम और बनाते हैं। एरिया हम सेम रखते हैं, एरिया को चेंज नहीं करते। आप थोड़ा बहुत दिखेगा अभी इधर उधर, तो अब मान लीजिए दोनों सेम एरिया है। सेम एरिया रहते हुए हम यहाँ पे डेंसिटी को बढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के डेंसिटी को क्या कर रहे हैं हम, बढ़ा रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डेंसिटी को जब बढ़ाएंगे, डेंसिटी को बढ़ाने का मतलब लाइन क्लोज क्लोज और पास पास आ जाएगा, ठीक ना। जैसे दिल्ली का आबादी और आपके गांव का आबादी, तो कहते हैं दिल्ली का आबादी में डेंसिटी ज़्यादा है ना, और गांव का आबादी कम होता है तो वहाँ डेंसिटी क्या है, कम है। तो ये चीज़ यहाँ पे ही है। अब बताइए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स कितना होगा, इसका विद्युत फ्लक्स कितना होगा, 8 होगा। इसका विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक, ये चीज क्लियर हुआ कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स, जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम बढ़ा रहे हैं, तो विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो पहला पॉइंट तो ये चीज हो गया आपका कि हाई ई का जो वैल्यू है, वो विद्युत क्षेत्र को बढ़ाने के बाद विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक, अब दूसरा स्थिति में फिर हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ पे एक डायग्राम बना रहे हैं। दिख रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को चेंज नहीं किए हैं। जो विद्युत क्षेत्र रेखा इसमें है, वही विद्युत क्षेत्र रेखा उस समतल में भी जा रहा है। ठीक, तब बताइए इस कंडीशन में हम लोग देख रहे हैं कि क्षेत्रफल का मान बढ़ाने से विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जा रहा है, बढ़ रहा है। क्षेत्रफल का मान बढ़ाए तो विद्युत फ्लक्स का मान क्या हुआ, बढ़ रहा है। अब देखिए तो दूसरा पॉइंट आपका क्या, कौन प्रभावित किया विद्युत फ्लक्स को, दूसरा पॉइंट प्रभावित किया विद्युत फ्लक्स को, एरिया। तो हम कह सकते हैं कि क्षेत्रफल का मान बढ़ाने से विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, बढ़ता है। अब एक कंडीशन और हम लोग देखते हैं, जो आपका ही बताए उस पॉइंट के अकॉर्डिंग चलेगा। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र रेखा है आपका, ठीक, ये आपका क्या है, विद्युत क्षेत्र रेखा है। और आपका ए तल हो गया, प्लेन तल है, ठीक ना, तल आपका प्लेन है, समतल है। अब ये समतल है, जैसे फ्लैट सरफेस मान के चलिए, ये किताब को देखते हैं आप, यदि इस पेज को देखेंगे तो पेज के अकॉर्डिंग यहाँ पे चलेंगे। ये तल ऐसा है, ठीक, इस तल के इस डायरेक्शन में लाइन आपका पास करेगा। इस समतल है, समतल के इस दिशा में लाइन पास करेगा। ठीक, तब विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, आई होप जब क्लोज क्लोज रहेगा तब तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगा ही नहीं, इससे पास करेगा, तो उस कंडीशन में विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, इसी की वजह से जो यहाँ पे डिफिनीशन हम लोग लिखे थे ना, इसमें एक ठो और आपको ऐड करना पड़ता है। ठीक, तो सोचे पहले बताया था तब इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे सतह से गुजरने वाले लिखे हैं, तो यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा आपको अभिलंबवत दिशा में, ठीक ना, क्या जोड़ना पड़ेगा आपको, अभिलंबवत दिशा में। क्योंकि विद्युत क्षेत्र जो होता है आपका, क्षेत्रफल का दिशा कैसा होता है, अभिलंबवत दिशा में। अभिलंबवत दिशा में जो भी विद्युत क्षेत्र रेखा पास करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, विद्युत फ्लक्स कहेंगे। ठीक, तो हम अब इस डायरेक्शन में जब जा रहा है, इस डायरेक्शन में, तो बताइए इसका क्षेत्रफल सदिश तो इधर से होगा, क्षेत्रफल सदिश इधर से होगा। तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा में कोई लाइन पास हो रहा है, नहीं पास हो रहा है। तो थीटा कितना डिग्री है, 0 डिग्री है। 0 डिग्री 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री है ना। जब 90 डिग्री में कितना हो गया आपका विद्युत फ्लक्स, 0 ना हो गया, विद्युत फ्लक्स कितना हो गया, 0। 0 की, अब बताओ कि इस आए कितना, 0 की ज्यादा होगा इसमें, 0 ना होगा। कौन कितना डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है, पक्का ना। ठीक, अब देखिए उसी के दरअसल इधर देखते हैं, ये मान के चलो कि पूरा फ्लैट सरफेस है, इस टाइप से, इस टाइप सरफेस है, और इधर से लाइन पास करेगा, इस टाइप से सरफेस है और लाइन इधर से पास करेगा। ठीक, लाइन किधर से पास करेगा, इधर से। तो इस कंडीशन में इसका जो विद्युत फ्लक्स होगा वो मैक्सिमम होगा, अधिकतम विद्युत फ्लक्स इस कंडीशन में होगा।
अब बात करते हैं इसका हम लोग क्षेत्रफल सदिश का। इस तल का क्षेत्रफल सदिश में किस दिशा में होगा? इस दिशा में होगा। क्षेत्रफल सदिश किस दिशा में होगा? वो बोले भी थे कि लंबवत दिशा में क्षेत्रफल सदिश होता है। अगर समतल ऐसा है तो इस दिशा में क्षेत्रफल सदिश निकलेगा ऐसे, ठीक। तो क्षेत्रफल सदिश में उसका किस दिशा में? इस दिशा में। तो क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र रेखा के बीच का कोण कितना डिग्री? क्षेत्रफल सदिश और विद्युत क्षेत्र रेखा के बीच का कोण शायद 0 डिग्री दिख रहा है आपको। कितना डिग्री? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री पर अधिकतम, ठीक। तब आप ये चीज सोच लीजिए, थीटा बराबर कितना डिग्री? 0 डिग्री पर क्या मिल रहा है आपको? विद्युत फ्लक्स अधिकतम मिल रहा है। और थीटा बराबर कितना डिग्री पर? 90 डिग्री पर क्या मिल रहा है आपको? न्यूनतम मिल रहा है, ठीक। ये चीज तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे बताइएगा कि थीटा का मान बढ़ाने से आपका वैल्यू क्या हो रहा है? घट रहा है। थीटा का मान बढ़ाने से वैल्यू क्या हो जा रहा है? तो कॉस थीटा में कॉस 90 का वैल्यू होता है 0। कॉस थीटा में कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है? 0। और कॉस 0 का वैल्यू 1। तो कॉस थीटा के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आपका? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो हम कह सकते हैं कि फाई ई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका हो जाता है? कॉस थीटा का। तो 3 कॉन्सेप्ट बताए आपको, बताए ना, ठीक। पहला बताए फाई ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बताए? ए। फाई ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए बताए। फिर बताए फाई ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस थीटा, ठीक। एक ई होगा, हाँ, ठीक। अब तीनों को कंबाइन करने के बाद क्या मिलेगा आपको? फाई ई इक्वल टू मिलेगा आपको ई ए कॉस थीटा। फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या मिल जाएगा? ई ए कॉस थीटा। प्रोपोर्शनलिटी का जब सिंबल हटाओगे समानुपाती का, तब फाई इक्वल टू मिलेगा के इंटू ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा, ठीक ना। एसआई मात्रक में के का मान 1 होता है, इसलिए फाई ई का वैल्यू क्या हो जाएगा आपको? ई ए कॉस थीटा। अब आपसे पूछेंगे चुंबकीय फ्लक्स सदिश राशि है कि अदिश राशि है? चुंबकीय फ्लक्स अदिश राशि एक सदिश राशि है, ठीक। तो ये चीज याद रखिएगा, फाई ई जो है ना इसको सदिश रूप में लिखोगे भी ना, तो वेक्टर ई इंटू वेक्टर क्या हो जाएगा? ए वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो आपको पता है कि जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे, कैसा प्रोडक्ट है? डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में वैल्यू क्या मिलता है? स्केलर। क्या मिलता है? अदिश राशि मिलता है, अदिश राशि ना। मगर बहुत से जगह पे कंफ्यूजन क्या हो जाता है, बच्चा सोच लिया कि सर तो बताए हैं कि विद्युत क्षेत्र सदिश राशि है और क्षेत्रफल भी सदिश राशि है, तो यहाँ भी आपका विद्युत फ्लक्स भी कैसा राशि हो जाएगा? सदिश राशि। पर ये चीज यहाँ से क्लियर हो गया आपका। पहले ही पढ़े थे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला पढ़े थे ना, मोड ए मोड बी कॉस थीटा, मैथ में पढ़ना था। तो यहाँ भी वही चीज है, वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए बराबर क्या होगा? ई इंटू ए इंटू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। तो विद्युत फ्लक्स सदिश राशि की अदिश राशि? अदिश राशि। अब बोलेंगे आपसे इसका मात्रक लिखिए। इसका क्या लिखने के लिए बोलेंगे? मात्रक। तो बताइए विद्युत क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? न्यूटन पर कूलम। एरिया का मात्रक क्या होता है? मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक ना। एक और मात्रक इसका देखने को मिलता है, ठीक ना। जैसे आप अगर ई का मात्रक देखिएगा तो एक फॉर्मूला आगे पढ़ाएंगे हम, या पढ़ाए भी होंगे, ई इक्वल टू डी वी बाई डी आर, याद है? इसको हम ऐसे भी कहते हैं, वी बाई डी भी लिखते हैं इसको। क्या लिखा हुआ रहेगा? वी बाई डी। 10वां क्लास में ही वाला पढ़ना है, ठीक ना। तो वी बाई डी इसको लिखेंगे, इंटू क्या दिया है आपको? ए दिया है। वी का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। और डिस्टेंस का मात्रक मीटर, इंटू मीटर स्क्वायर। एगो मीटर कट गया तो क्या हो जाएगा? वोल्ट मीटर। एगो मात्रक हो गया ना इसका, ठीक। इसी तरह से बीमा भी लिखना रहेगा तो बीमा भी लिखा जाएगा, ठीक ना। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखना है आपको गॉस थ्योरम है, ठीक ना। देखिए गॉस थ्योरम में भी वही चीज है। आपको विद्युत फ्लक्स समझ में आ गया तो ये चीज यहाँ पे ये बात तो क्लियर हो गया आपका कि जब एरिया बढ़ाते हैं तो विद्युत फ्लक्स का मान बढ़ता है, ठीक। एरिया घटाते हैं तो विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाता है? घट जाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाएंगे तो विद्युत फ्लक्स का मान क्या हो जाएगा? बढ़ेगा, ठीक। उसके बाद एक पॉइंट और याद रखना है कि कभी भी किसी भी क्षेत्रफल पर क्षेत्रफल का दिशा जो सदिश होगा उस क्षेत्र के लंबवत दिशा में होगा। उस क्षेत्र किस दिशा में होगा? लंबवत दिशा में होगा। तो गॉसियन क्षेत्र भी उसी तरह गॉस का प्रमेय भी होता है। इसके अकॉर्डिंग देखिए लिखा हुआ भी है कि गॉस की प्रमेय में जिस बंद पृष्ठ का प्रयोग होता है उसे हम लोग कैसा पृष्ठ कहते हैं? गॉसियन पृष्ठ कहते हैं, ठीक। हम बताए भी थे किसी बंद सतह को हम लोग गॉसियन सतह कह सकते हैं। किसी भी शेप में रहेगा वो बंद सतह रहेगा,
उसको हम लोग गॉसियन सतह कह सकते हैं। ठीक, अब देखिए आगे दिया है, इसमें एक चीज और याद रखिएगा, धन कोण इसका जरूरत पड़ेगा नहीं ऐसे, ठीक ना, बता दिए हैं आपको, इसका जरूरत पड़ने वाला नहीं है। ठीक, अब इसको दिया है किसी गोलीय, ये आपको 11th क्लास में धन कोण पढ़ना था, यूनिट डायमेंशन में पढ़ना था, याद है 11th क्लास में यूनिट डायमेंशन में धन कोण पढ़ना था, तो वहां पे बताया गया होगा आपको धन कोण किसको कहते हैं। अरे एसआई मात्रक पढ़ना था ना, तो दो गो एक लंबाई का एसआई मात्रक पढ़ना था, ये सब एसआई मात्रक पढ़ना था ना, वहीं पे बताया गया था आपको। यही धन कोण सॉलिड एंगल जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक ना। एक समतल कोण होता है, क्या होता था, धन कोण होता था। तो कोई भी याद है, याद आ रहा है, वही चीज यहाँ पे है आपका। ठीक, इसका जरूरत पड़ेगा क्योंकि गॉस के प्रमेय को दो तरीका से सिद्ध किया जा सकता है, एक शॉर्ट में और एक नॉर्मल, ऐसे भी सिद्ध कर सकते हैं। ठीक, जैसे इस तरीका का जो कोण बनाता था ना जी, सॉलिड एंगल जो बनता था यहाँ पे, इसी को हम लोग बोलते थे धन कोण। और यहाँ पे त्रिज्या इसका r है, तो यहाँ पे जो कोण बनता था, आइसक्रीम आप लोग खाए हैं, आइसक्रीम में नीचे में सतह पे देखिए कोण बनता है, नहीं खाए हैं, कुल्फी मलाई खाए हैं 25 वाला, अरे बड़ी महंगा महंगा आता है, ठीक ना। कल क्या बोल रहे हो, हाँ हाँ, एक बार हम भी पढ़े थे चक्कर में। ठीक, अब देखिए यहाँ पे धन कोण का फॉर्मूला होता है गोले का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल बटा किसका स्क्वायर, त्रिज्या का स्क्वायर। डिनोट किससे करते हैं इसको ओमेगा से। धन को किससे सूचित करते हैं, ओमेगा से। तो गोले का सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, गोले का सतह का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे त्रिज्या का स्क्वायर आर स्क्वायर, ये कटेगा तो ओमेगा का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 4 पाई मिलेगा। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक, यहाँ तक दिक्कत नहीं ना, धन को समझ में आ गया। अब चलते हम लोग गॉस प्रमेय की ओर। ठीक, सारा चीज मिल जाएगा आपको, स्क्रीन है ना लिखा हुआ इसमें। अब देखिए दिया हुआ है आपका कि गॉस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युतीय फ्लक्स उस पृष्ठ पर उपस्थित कुल आवेश तथा कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ठीक, अभी हम बताए कि किसी भी बंद सतह से जो विद्युत क्षेत्र रेखा गुजरेगी उसको हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक? समस्या ये होता है कि कभी कभी जो डिफिनिट शेप रहेगा, मतलब एक निश्चित आकृति रहेगा, उसका तो अब आप लोग हमसे क्वेश्चन कर सकते थे कि सर आखिर गॉसियन पृष्ठ का जरूरत क्यों पड़ा। ठीक, तो आपका फॉर्मूला इसके पिछले वाला क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ था, हाई ई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। यहाँ पे अगर विद्युत फ्लक्स निकालना होता था तो हम लोग को दो चीजों पर निर्भर करना पड़ता था। सबसे पहला तो विद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल दोनों। ठीक, अगर कोई डिफिनिट शेप का आकृति है, डिफिनिट शेप है, तब तो उसका क्षेत्रफल निकल सकता है। पर आपको जैसा डायग्राम दिख रहा है उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला पढ़ा गया है आप लोग को मेंसुरेशन में, नहीं पढ़ाया गया है। ठीक, तो उस कंडीशन में वहां पे फॉर्मूला फेलुअर साबित हो जाता था। या तो समस्या ज्यादा है, निकलेगा क्यों नहीं, निकलेगा। फिर इसका भी तो स्मॉल स्मॉल पार्ट करके एरिया निकालेंगे तो निकलेगा, ज्यादा लंबा प्रोसेस हो जाता था। इसके लिए गॉस थ्योरम आया। गॉस का कहना था कि कोई भी बंद सतह से कितना विद्युत फ्लक्स जा रहा है, कि किसी बंद सतह का विद्युत फ्लक्स कितना है, उसके लिए क्षेत्रफल पर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर निर्भर नहीं रहना है। ठीक, अब देखो निर्भर नहीं रहना है ना, इनके अनुसार कुल आवेश जो है उस सतह का, कुल आवेश को अगर 1/ε0 से गुना कर देंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, विद्युत फ्लक्स। ठीक, ठीक तो सबसे पहले ये चीज देख लीजिए, डायग्राम को समझिए। सेंटर पर प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, सेंटर पर क्या कितना आवेश रखा हुआ है, प्लस क्यू आवेश। ठीक, क्षेत्रफल सदिश में बताए भी थे कि कोई भी क्षेत्रफल सदिश रहता है, मान के चलिए कि इस शेप का क्षेत्रफल ये है। ठीक, इसका क्षेत्रफल सदिश की बात करेंगे। अब इस समतल तो है नहीं, समतल आकृति है नहीं। हमने बताया कि जब समतल आकृति रहता है तब क्षेत्रफल सदिश उसका होता है लंबवत दिशा में। तो इस शेप का आपको दिशा देखना है, तो इस पूरा समतल को छोटे छोटे समतल आकृति में बांट देना है। ठीक, इस आकृति को छोटा छोटा समतल आकृति में हम लोग क्या करेंगे, बांट देंगे। इस टाइप से बांट सकते हैं ना, इसको छोटा छोटा आकृति में हम क्या करेंगे, इसका दिशा देखेंगे, इसको भी दिशा होगा आपको लंबवत दिशा में, इसका भी दिशा किधर होगा, लंबवत दिशा में होगा। ठीक, आई बात समझ में। अब देखिए, अब उस आकृति में हम लोग चलते हैं, तो सेम चीज वहां पे भी है, ठीक ना, सेम चीज वहां पे भी है। तो उसमें भी अगर आपको निकालना है
सेंटर से या उस आकृति का कुल विद्युत फ्लक्स, तो फिर से वहां पे इसी डायग्राम को फॉलो करना पड़ेगा। देखिए वहां पे दिया हुआ है आपका, सेंटर में रखा हुआ है प्लस क्यू आवेश को, ठीक। आपको ये बात पता होना चाहिए कि प्लस से ही विद्युत क्षेत्र रेखा निकलता है, धनावेश से निकलता है, धनावेश से विद्युत क्षेत्र रेखा निकलता है और ऋणावेश में टर्मिनेट करता है, ठीक। तो तीव्रता का भी दिशा इसको इधर से बाहर की ओर होगा, ठीक। जब प्लस आवेश को सेंटर में रखे हैं तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किस दिशा में होगा, इस दिशा में होगा, ठीक। अब यहां से आर दूरी पर एक बिंदु पी माना गया है, यहां से आर दूरी पर क्या माने हैं, एक बिंदु पी माने हैं, ठीक ना। और पी पर हमको निकालना है विद्युत फ्लक्स, ठीक। या तो ऐसे भी कह सकते थे कुल विद्युत फ्लक्स। तब पहले हम ये देख लेते हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा। तो फॉर्मूला पढ़े थे E इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बटा आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक। अब हम पूछ रहे हैं विद्युत फ्लक्स भी इसी दिशा में निकल रहा है, निकल रहा है ना। अब यहां से विद्युत फ्लक्स की बात करते हैं तो जिस क्षेत्र रेखा पर आपका विद्युत क्षेत्र जा रहा है उसी वही रेखा है विद्युत फ्लक्स का भी। एक एग्जांपल सपोज कर सकते हैं कि या तो दिया हुआ है डायग्राम में उसी टाइप का कि जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र रेखा का दिशा है सेम दिशा में आपका विद्युत फ्लक्स का भी दिशा है, जैसे क्षेत्रफल सदिश का, ठीक। विद्युत फ्लक्स नहीं, सॉरी, इसका क्षेत्रफल सदिश का। अगर यहाँ पे क्षेत्रफल आपका है इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो यही होगा। बोले थे ना कि लंबवत दिशा में उसको मानेंगे, तो लंबवत दिशा में वही वाला ना होगा। तो थीटा का वैल्यू इस कंडीशन में कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री। थीटा के वैल्यू इस कंडीशन में कितना डिग्री हो जाएगा, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 0 डिग्री, ठीक। बहुत इजीली में प्रूफ हो जाएगा, ठीक ना। अब आपको निकालना क्या है, कुल विद्युत फ्लक्स। एक चीज हम याद रख लीजिएगा कि गॉस का प्रमेय का प्रयोग किया जाता है विद्युत फ्लक्स को निकालने के लिए, ठीक ना। गॉस का प्रमेय किस लिए प्रयोग किया जाता है, विद्युत फ्लक्स का निकालने के लिए, ठीक। अब देखिए हमको निकालना है विद्युत फ्लक्स, तो क्षेत्रफल स्मॉल क्षेत्रफल टोटल के लिए नहीं निकाल सकते हैं, ठीक। तो स्मॉल एरिया है ना, तब इसी वाला बोलते हैं अल्पांश डीए के लिए। अल्पांश मतलब क्या, छोटा, अल्प मतलब छोटा क्षेत्रफल। अल्पांश डीए के लिए बताइए डी फाई ना हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी फाई बराबर ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। हमको निकालना है कुल विद्युत फ्लक्स। क्या निकालना है, कुल विद्युत फ्लक्स। जब कुल विद्युत फ्लक्स की बात करते हैं तो कुल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन, ठीक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा, ठीक ना। यहाँ पे फिर से देखते हैं नेक्स्ट में और कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन डी फाई इक्वल टू ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा, ठीक। डी फाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। ई कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ठीक। अंदर में क्या बचेगा, डी ए और थीटा बराबर 0 डिग्री हम पहले बता चुके हैं, तो कॉस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बाहर आएगा तो ई इंटू डी ए, यहाँ क्या हो जाएगा, डी ए। कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो ई इंटू क्या हो जाएगा आपका डी ए। डी ए मतलब एरिया, डी ए मतलब क्या हो जाएगा, एरिया। तो गोला का संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, यही ना होता है। तो ई का वैल्यू पहले पुट कर लीजिए, ई का वैल्यू कितना होता है 1/4 पाई इंटू क्यू बाई, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। तो फाई ई इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, क्यू बाई एप्सिलॉन नोट। तो फाई ई को हम लोग लिख सकते हैं क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन नोट। आपका गॉस का प्रमेय कहता भी तो यही था ना, गॉस का प्रमेय क्या कहता था, गॉस का प्रमेय भी यही कहता था कि किसी भी बंद सतह से होकर गुजरने वाली विद्युत रेखाओं की संख्या, या उसी को अपने भाषा में कह सकते हैं विद्युत फ्लक्स, कुल आवेश और 1/एप्सिलॉन नोट के गुणनफल के बराबर होता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा, ठीक। देखिए एग्जाम में ये भी पूछता है आपका, गॉस का प्रमेय का अनुप्रयोग पूछता है, ठीक ना।
गॉस के प्रमेय का क्या पूछता है, अनुप्रयोग। सबसे पहले इसमें दिया है आपको अनंत लंबाई के समान अवस्थित सीधे तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, इसके लिए आपको हर हाल में याद रखना होगा किसको, इसके पहले पढ़े गॉस का प्रमेय, उसको। गॉस का प्रमेय जब याद रहेगा तो इसको आसानी से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ठीक, इसको आसानी से प्रूफ किया जाएगा कब, जब इस गॉस का प्रमेय आपको याद रहेगा तब। तो आपका दिया हुआ है बेलनाकार, बेलनाकार नहीं, एक समान आवेशित सीधा तार है। ठीक, तो सीधा तार पर मान लीजिए आवेश धनावेश को ही छोड़ते हैं, किसको छोड़ते हैं, धनावेश को छोड़ते हैं। ठीक ना, माना कि सीधे तार की लंबाई कितना है, सीधे तार की लंबाई एल है। ठीक ना, तथा इस पर प्लस क्यू आवेश एक समान रूप से वितरित किया गया है, एक समान रूप से वितरित किया गया। ठीक, अब आपको ये बात पता है, आवेश का फर्स्ट चैप्टर में ही आपको हम बताए थे कि जब किसी भी लंबवत तार हो या तो लंबाई के अनुदिश आवेश का वितरण होगा एक समान रूप से, तो आवेश का रैखिक घनत्व होगा। बताए थे ना, आवेश का क्या होगा, रैखिक घनत्व। मतलब प्रति इकाई लंबाई में जितना आवेश मौजूद होगा उसको हम लोग रैखिक घनत्व बोलेंगे ना। सूचित किससे करते हैं इसको, लैम्डा से। लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा, क्यू बाई एल। अब हमको इस डायग्राम में आपको भी ये चीज देखना है कि आखिर सर आप इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ आप ये क्षेत्रफल वाला तार यहाँ पे था, बेलनाकार रचना क्यों कर दिए, सोचने वाली बात है ना। इसके चारों तरफ बेलनाकार रचना क्यों कर दिए, क्योंकि समतल बनाने के लिए आपको जब इसको पूरा लंबाई को देखिएगा तो आवेश पूरा सब जगह मौजूद है, एक जगह आवेश मौजूद नहीं है। आप घर में आपका ट्यूबलाइट होता है, ठीक, तो ट्यूबलाइट को आप देखते हैं, जला के देखते हैं, ट्यूबलाइट जो लंबा वाला होगा उसका लाइट चारों तरफ फैलता है। अब हर एक बिंदु से फैलता है, ऐसा नहीं कि बीच में लाइट न है ऊपर में लाइट नहीं है। ठीक, तो उस वो जो लाइट है तो एक ऐसा लाइट का जो आकृति ही बनाएगा, एक बेलनाकार चारों तरफ अपना लाइट उतना उतना देगा वह। ठीक, उसी तरह सतह उसका कैसा बन जाएगा, बेलनाकार बनेगा। अब जो विद्युत क्षेत्र रेखा पास करेगा वो पूरा इस सरफेस से पास करेगा, विद्युत क्षेत्र रेखा जो पास करेगा वह पूरा इस सरफेस से पास करेगा, पास करेगा नहीं पास करेगा। ठीक, अब आप दोनों इसको प्रूव करने के लिए सबसे सिंपल वे गॉस का प्रमेय का उपयोग भी कर सकते हैं। आप गॉस के प्रमेय का उपयोग भी कर सकते हैं, नहीं तो फिर चलते हैं हम लोग अपनी मेथड से ही। ठीक ना, देखिए फाई ई बराबर क्या होता है, हम लोग 100 अल्पांश के लिए पहले निकालेंगे, तो ऐसे तो कर सकते हैं डी फाई बराबर क्या हो जाएगा आपका, डी फाई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। इसके लिए भी सेम चीज, थीटा की वैल्यू इसके लिए भी कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री। थीटा की वैल्यू इसके लिए कितना डिग्री हो जाएगा, 0 डिग्री। ठीक, अब देखते हैं आगे। इंटीग्रेशन का सिंबल हटेगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, हाई ई मिलेगा। क्या मिलेगा, हाई ई। कांस्टेंट ई है बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन से ई बाहर होगा, अंदर में क्या मिलेगा आपको, डी ए मिलेगा। क्या मिलेगा, डी ए। और कॉस थीटा की जगह पे कितना डिग्री, 0 डिग्री। तो यहाँ पे हो जाएगा फाई ई बराबर ई इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ए। क्या हो जाएगा, डी ए। अब देखिए डी ए का वैल्यू कितना होगा, आप लोग बताइए हमको, डी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा। अब बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र सतह का क्षेत्रफल कितना होता है, होता है 2 पाई आर एच। और यहाँ पे लंबाई को हमने, ऊंचाई को हमने क्या माना है, एल माना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल होगा। ठीक ना, अब देखिए ई इंटू क्या हो जाएगा आपका 2 पाई आर एल हो जाएगा। ठीक, अब देखो फाई ई का फॉर्मूला कुछ देर पहले भी हम बताएं कि फाई ई बराबर होता है आपका क्यू बाई एप्सिलॉन नोट, होता है ना, इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसमें पीछे में ही देखो, यहाँ पे दिख रहा है लैम्डा बराबर क्यू बाई एल दिया हुआ है ना, यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्यू बराबर लैम्डा बाई एल, लिख सकते हैं ना, लैम्डा एल हो जाएगा, क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल, लैम्डा इंटू क्या हो जाएगा, एल। अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, क्यू बराबर हो जाएगा लैम्डा बाई लैम्डा इंटू एल, लैम्डा इंटू
अपॉन एप्सलन इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इंटू 2 पाई r, एल से एल कट जाएगा ना, ठीक। तो लैम्डा बराबर क्या हो जाएगा आपका, लैम्डा बराबर हो जाएगा, ई बराबर निकाल सकते हैं, लैम्डा बराबर निकाल लेंगे। तो ई बराबर निकालना तो ई बराबर निकाल लीजिए। ई बराबर क्या हो जाएगा आपको, लैम्डा बाई अपॉन कितना हो जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नोट। ये चीज आपका है, ठीक। आर भी है, मतलब 2 पाई r यहाँ पे हो जाएगा, और क्या, ठीक। और कोई दिक्कत है, ये चीज आपका है। ई वाला इंपॉर्टेंट हो जाए इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक ना। इसमें 2 थ्योरम और है, तो 2 थ्योरम और है, तो उसको करवाएंगे अगला क्लास में, ये याद भी होना चाहिए ना। तो आपको काम है इसको पहले याद कर लेना, काम है, ठीक। लॉन्ग क्वेश्चन जितना भी आपको होगा उसको हम रिवाइज करवा देंगे इसमें, ठीक ना।